गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीन फारूक और ऑफिशियली हम उस वक्त में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ पे एक सेंटेंस हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं कि आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, क्योंकि अच्छी मौसम खासी गर्मी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अम, मैं ये ज़रूर चाहूँगी, एक तरह से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं कि प्लीज़ अपने घरों में छत के ऊपर एक छोटा सा प्याला लेके उसके अंदर ठंडा पानी रख दें, दाना रख दें परिंदों के लिए। क्योंकि हम खुद तो चलें अपना ख्याल रख रहे होते हैं, जैसे भी हो पानी का इस्तेमाल सब चल रहा होता है, लेकिन हमें इस गर्मी में बाकी जानदारों का भी ख्याल रखना है। जिस जिस तरीके से हम लोग ख्याल रख सकते हैं, कोई शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम किसी भी तरह से अपने अपने अंदाज में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जैसे हम बेहतर तरीके से ख्याल रखें। क्योंकि देखें, एक सवाब का काम भी, एट द सेम टाइम हम जो एक बात करते हैं ना कि एहसास जो होता है, सो उस एहसास के तहत पानी रख दें। मेरा ख्याल है देखें सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, प्याला आपने लिया है, वो प्याला भर के आप रख दें। कितना टाइम लगता है? एक मिनट का काम है सिर्फ। और ये देखें, आपके एक मिनट से कितने परिंदों की प्यास बुझेगी। और इसमें जिस तरह हम सर्दियों में अक्सर जिक्र करते थे ना कि जब आप गाड़ी निकालें, बिकॉज़ वो इंजन के आसपास हमें समटाइम्स कोई ना कोई बिल्ली या कुत्ता रेस्ट कर रहा होता है, यस। तो गर्मी में भी वो जो साए में बैठे होते हैं जानवर, बड़ा ख्याल रखें जब आप गाड़ी निकाल रहे हैं, जहाँ पे आपने पार्क किया गाड़ी, तो प्लीज़ मेक श्योर कोई आसपास ऐसा जानदार ना हो, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम ख्याल रखें। जैसे समीन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो किसी को शेल्टर और वो पानी और वो दाना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ये ख्याल आप कब रख पाएंगे? जब आप अपना ख्याल रख चुके होंगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है। अपना ख्याल, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल, पानी पिएं, हाइड्रेट योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों को जबरदस्ती पानी पिलाएं, प्लीज पानी पिएं। वाटर रिमाइंडर्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक रिमाइंडर और भी है, मैं चाहूंगी जरा उस रिमाइंडर की हम बात करें। ओह यस, देयर इज एन एब्सोल्युटली नाइस रिमाइंडर जो कि हमें देना है आपको। 2025 में पाकिस्तान ने जिस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ने की ठान ली और वो ऊंची उड़ान हमने स्टार्ट कर दी। हम बात करें मार्के हक की, यानी बुनियानुम मरसूस की, और कैसे पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार बन गई थी दुश्मन के आगे, और किस तरह से हमने साबित कर दिया कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं, हर मैली आंख को नोचना जानते हैं, और जो फ़ज़ा में उड़ता है हमारी तरफ एक बुरी निगाह से हम उसे गिराना भी जानते हैं। और कैसे जिसको नाज था अपने राफेल पर, हमारे शाहीनों ने उसका वो खाक पे कर दिया, बिल्कुल राफेल को खाक में मिला दिया। एग्जैक्टली। अब से कुछ रोज के बाद आप देखेंगे एक ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। और आप शामिल इस तरीके से होंगे कि आप हमें एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। वो किसी पोस्टर के थ्रू हो सकती है, पेंटिंग के थ्रू हो सकती है, सॉन्ग के थ्रू हो सकती है, पोइट्री के थ्रू हो सकती है। अपने अपने अंदाज में आपने अफवाज पाकिस्तान को और उन तमाम लोगों को, इस पूरी कौम को, जिस भी तरीके से आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप अपने अंदाज में शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें अपना आर्ट वर्क या अपना मैसेज आप सेंड करेंगे। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि हम अपनी ट्रांसमिशन में इसको ऐड करें। एब्सोल्युटली जी। सो विल सेलिब्रेट 6-0 वेरी सून। आपसे दोबारा मुलाकात अभी ब्रेक के बाद हो रही है, बाय द वे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ
हुई तो नहीं ना फिर? Crazy for Kurkure. उन्होंने मुझे छोड़ा जरूर है, लेकिन निगरानी मुझ पर बहुत सख्त कर रहा है। तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो इतनी बेतुकल्लफ क्यों हो रही थी? बदकिस्मती से हम लोग इस बुराई से लड़ भी रहे हैं और बुरे भी बन रहे हैं। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना तो दुनिया आपको कबूल नहीं करती, बट आई रियली डोंट केयर। तुम अच्छी तरह जानती हो मिसबा मैं क्या कर सकता हूँ। बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि कुछ करना है या कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, ऐसे जुमले हम सुन रहे होते हैं। ऐसे में जब किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तब भी ये फ़ौरन से जहन में ख्याल आता है कि अगर उसने कर लिया है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। और स्पेशली पाकिस्तान में ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, जो होम बेस्ड ख़वातीन बहुत कुछ करना चाह रही होती हैं। समटाइम्स मौक़ों का मसला भी होता है, समटाइम्स वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, समटाइम्स वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एट द सेम टाइम एक बड़ा इशू ये होता है कि हम अपना जो एक टैलेंट होता है ना उसको नहीं पहचान रहे होते। वो जो एक टैलेंट जिसे हम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं। ज़ाया कर रहे होते हैं। इतने सारे लोग हैं, मैं स्पेशली ख़वातीन के पर्सपेक्टिव बात करूँ कि घर के कामों में वो इतनी बिजी हो जाती हैं, बच्चों में, मैरिड लाइफ, या चलें मैरिड लाइफ नहीं भी है बट ओवरऑल जिम्मेदारियों में घर की, के उनको बाज़ औक़ात ये पता ही नहीं होता कि उनका टैलेंट क्या है, क्या ऐसे स्किल है जिनको वो निखार के प्रोफेशनली बहुत एक्सेल कर सकती हैं, फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो सकती हैं। सो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को वक्त दें ताकि आपको पता चले कि आप कर क्या सकती हैं। एंड सेकेंडली जब आपको पता है कि आप इस चीज़ में अच्छी हैं तो फिर उसके बाद आप उसको क्यों ना है सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। अच्छा, कभी कभी सबीन पता होता है आपको कि आपका स्किल क्या है, किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि वो जो इतने आप अच्छे हैं एक स्पेसिफिक काम में, आप उसे कैसे प्रोफेशनली लेकर चल सकते हैं। आप उसके साथ बस चल रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये अच्छा हो कि आपका जो टैलेंट है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए। हाँ, उसके साथ साथ ये भी कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यू हैव डन समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट तो आज एक ऐसी मेहमान साहब की मुलाकात करवाएंगे जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस रन करी हैं और हर खुशी के मौके पे वो वहाँ मौजूद होती है। हाँ, उनके काम वहाँ पर मौजूद होता है। हम बात करें बेकिंग की, बेसिकली कि कैसे ये समझना कि अच्छा आई एम गुड एट बेकिंग और व्हाई नॉट टू टेक इट टू अ प्रोफेशनल लेवल। सो आज एक ऐसी खातून से मुलाकात करेंगे जिन्होंने सिर्फ एक साल में, जस्ट इन 1 ईयर, उन्होंने इसको प्रोफेशनली इतना साउंड कर लिया कि फिर कॉम्पिटिशन्स हों तो गोल्ड मेडल क्या और सिल्वर मेडल क्या। तस्मिया सना ने आज हमें ज्वाइन किया है। द बैटल ऑफ कलनरी फोक्स 2025 में गोल्ड मेडल और पाकिस्तान इंटरनेशनल कलनरी चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल हासिल किया। माशाल्लाह,
लेट्स टॉक अबाउट हर जर्नी। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो तस्मिया, ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आप में कि बेकिंग तो आती है लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाना, ये कैसे डेवलप हुई? खुद सोचा, किसी ने कहा फैमिली में? हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा नहीं था कि एकदम ये सोच थी कि ये प्रोफेशनल लेवल पे हमने लेकर जानी है। बच्चों के लंच हम लोग मदर्स तैयार करती हैं और मैं टीनेजर्स जो हैं मेरे बच्चे हैं उनकी मदर होने के नाते मुझे ये था कि बच्चों के लिए आजकल क्योंकि जिद्दत है लंच में, बच्चे हम लोगों के दौर की तरह नहीं है कि अगर चिप्स भी रख के दिए जा रहे हैं तो बच्चा राज़ी है कि ठीक है ओके, उनको रोज़ कुछ नया चाहिए। तो एक सोच थी कि बना रही थी मैं चीज़ें, लेकिन कभी चीज़ से ही बन रही थी, कभी उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो एक सोच आई कि इसको मैं बाकायदा तौर पे जो है सीखूं ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकूं चीज़ को। तो 1 मंथ का मैंने कोर्स किया, कुछ वर्कशॉप्स की और मैंने बनाना शुरू कर दिया। और फर्स्ट ऑर्डर जो था मेरा, जब मुझे ये हौसला मिला कि मैं इसको प्रोफेशनल भी लेकर चल सकती हूँ काम को, तो वो ये था कि मुझे फ़र्स्ट एक बड़ा ऑर्डर आया, वो तकरीबन 15 LB का था और उन्होंने कहा जी बटर क्रीम पे अपने काम करके हमें देना है। और उस पर यह था कि फ्लावर्स बनाने थे और वो चीज़ मेरी इसलिए ज़्यादा बेटर थी कि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ रहा है, उससे मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने बटर क्रीम का वो केक बना के दिया और उसके बाद तो मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर कि वो जो भी देख रहा था, मेरी फैमिली में जो थे वो लोग मुझे ऑर्डर दे रहे थे, बाहर से ऑर्डर आ रहे थे। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि हाँ इसको मैं प्रोफेशनली जो पहला ऑर्डर था वो आपने जब बनाया तो आपने उसे पोस्ट किया सोशल मीडिया पे? हाँ जी, इसी तरीके। उससे पहले आप सोशल मीडिया पे इस तरह से अपना काम पोस्ट नहीं कर? नहीं, कुछ भी नहीं था मेरा। 1 ईयर पहले मैंने अकाउंट अपना बनाया था और वो मैंने पहला ऑर्डर जो था वो वहाँ पे मैंने ओके। क्या रिस्पांस था जिनके लिए पहला ऑर्डर बनाया था? उनका रिस्पांस भी हम ज़रूर पूछेंगे। एट द सेम टाइम पर सोशल मीडिया पे कमेंट्स, किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी? बिल्कुल ही चेंज था, यानी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आपको पता है जब मतलब हाउसवाइफ है तो थोड़ी सी शाइनेस भी आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है क्योंकि हम लिमिटेड लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। और लेकिन जब मैंने पोस्ट किया, मुख्तलिफ लोगों तक मेरी चीज़ें गईं, तो एक किस्म का ना शौक में मैं थी कि ये इतनी अच्छी चीज़ है। तो वो एज अ जो था ना, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे लगा कि नहीं भाई इसको लेके अब चलना चाहिए, ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। और फिर वो जो एक फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का, बच्चों का, फॉर दैट मैटर पूरा एक फैमिली सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है खातून के लिए। फैमिली का ये कि वाकई मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। अब बच्चे माशाल्लाह से कि टीनेजर्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है और मैं इस फील्ड में आगे से आगे जो है। अब आते हैं ये तो प्रॉपर आर्ट पीसेज हैं। जी तो ये बेसिकली आपने बताया कि अच्छा इस तरह के केक्स बन सकते हैं प्रॉब्लम, राइट? जी ये खुद बड़ा मुश्किल है बनाना, ये काफ़ी टफ है। मतलब मॉडल इटसेल्फ इज वेरी टफ, तो उसके बाद डिटेलिंग है ना उसके ऊपर। ये सारा एडिबल वर्क है और ये बहुत कम लोग जो हैं पाकिस्तान में इस चीज़ को कर रहे हैं, बल्कि यूनिकनेस ही मेरे काम की ये है कि हम ये चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। ओके, बहुत बड़ा केक है वैसे वो। मैं वही देख रही हूँ, इन कलर्स एंड एवरीथिंग, बड़ी एक परफेक्शन। कितना वक्त लगता है वैसे? ये तो नॉर्मली देख रहे हैं वेडिंग पे, नॉर्मली हम देखते हैं ना केक्स इस तरह के बड़ी देर से डमीज पे बना रहे हैं कि इस तरीके के एज अ सैंपल हम लोग बना के देते हैं। वैसे ये है कि ये रियल केक्स भी होते हैं और अगर किसी का बजट नहीं इजाज़त देता तो फिर हम नीचे डमीज के ऊपर काम करके ऊपर छोटा केक रखते हैं। अच्छा, ज़्यादातर वैसे ऐसे नहीं चल रहा है ना आजकल, लोग यही करते हैं क्योंकि इतना बड़ा केक होता है, लोग एक तो अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव, दूसरा जाया भी चला, रिस्क जाया होता है ना, तो वो एक सिर्फ जो उसका चीयर होता है वो जस्ट फॉर एडिबल होता है, पता होता है कहाँ से उन्होंने केक कट करना है, दैट्स इट। वो जाया, मैं इसके बहुत फेवर में हूँ क्योंकि रिस्क ज़ाया नहीं होता। इतने बड़े बड़े केक्स बनवा लेते हैं, यकीन जाने वो बिल्कुल ज़ाया चले जाते हैं। इसी तरीके से अब तो बड़ा अच्छा हो गया ना, इवन अगर आपने अपनी बर्थडे पे सिर्फ एक ब्राउनी, एक पेस्ट्री या कप केक और साथ प्लेट पे लिखा होता तो इट्स नाइस। जरूरी नहीं कि पूरा बड़ा केक लेके उस पर पूरा लिखना है हैप्पी बर्थडे सबीन फारूक खान सदोज़ई, जरूरी नहीं है पूरा लिखना है। नहीं, पूरा भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेट पे लिख देना, ये कहना चाह रहा था, बाय ऑन अ केक अच्छा ही लगेगा। और हैप्पी बर्थडे के HBD लिख सकते हैं। ओके फाइन, मतलब केक चाहिए तुम्हें पूरा, मतलब एग्जैक्टली, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं बड़े बड़े केक्स, अच्छे केक्स। व्हाई नॉट? फौरन से ना यूटर्न लिया, अभी डमी केक पे आ गई थी, अभी इसने अपनी नहीं, क्योंकि मैं जिस सर्कल की बात कर रही हूँ यहाँ केक बचेगा नहीं। मैं शादियों की बात कर रही हूँ जहाँ पे केक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता ना, खाना होता है एंड देन लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो इतने बड़े बड़े केक जो है वो
ज़ाया हो जाते हैं। बर्थडे पे भी मैं कहती हूँ ज़ाया नहीं होता, क्योंकि बर्थडे पे केक जो है वो स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता था। बर्थडे वाज बच फाइन। जाता है, अच्छा, अगर बहुत बड़ा केक हो बच जाता है। ओके। और चीजें भी होती है ना, सिर्फ केक नहीं खाना होता। कमिंग टू दिस आर्ट्स अगेन, किस तरह के ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह के ऑर्डर्स आप लेना पसंद करते हैं? चैलेंजिंग ऑर्डर, कोई नया डिजाइन? आजकल तो ये बड़ा मसला है ना कि वो एआई का दौर है, तो वहीं से कोई डिजाइन निकाला और कहा तस्मीर जी ये डिजाइन चाहिए हमें केक में। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ हो जाता है, क्योंकि एआई डिज़ाइन को आप जब रियल में उसको बनाते हैं तो थोड़ी बहुत ज़ाहिर बात है फ़र्क आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन कस्टमर अक्सर डिमांड कर रहा होता है नहीं मुझे एज इट इज़ चाहिए, तो वो एज इट इज़ बनाना सारी सी बात है टफ हो जाता है। उसके लिए हम भी कस्टमर को बता रहे होते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं हो सकेंगी, इस तरीके से फिर चीज़ें चल रही होती हैं। अमूमन हमारे यहाँ लोग जो है वो बहुत बड़े बड़े केक्स ऑर्डर नहीं कर रहे होते, नॉर्मल साइज़ के होते हैं या इवन डमीज़ के साथ जो है वो केक जो है वो ले रहे होते हैं। अच्छा, ये जो कॉम्पिटिशंस है थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। द बैटल ऑफ कलनरी फोक्स 2025, ये थोड़ा बताएं जी। अब माशाल्लाह गॉट से गोल्ड मेडल। हाँ, यस। ये था कि जब मैंने ये कोर्सेज वगैरह किए, उसके बाद जाहिर सी बात है जब फील्ड में आई तो मुझे अपने आप को एक अलग से नाम देना था। सही। कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने कोर्स किया और आप घर में बैठ के और कह रहे हैं कि मुझे आता है काम, तो बहुत से लोग हैं कर रहे हैं, तो मुझे ये था कि नहीं कुछ अलग से मेरा होना चाहिए कि मैंने ये विन किया है या मेरा काम कितना बेटर है, मार्केट में पता चलना चाहिए। तो ये कंपटीशन था जहाँ पे तकरीबन हम लोगों के पंजाब रीजन के सारे स्कूल एंड कॉलेजेस जो थे वो उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, हम लोग भी थे, हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो ये वाला केक था इस तरीके से फुल हाइटेड में, इसका मतलब इसका एक्चुअल बनाया था आपने? जी वो इस तरीके से था, और ये जब मैंने किया तो इस डॉल की वजह से वो काम बहुत डिफरेंट था। यानी कि जितने वहाँ पे कंटेस्टेंट थे किसी ने भी इस तरह का काम नहीं किया हुआ था। तो जिसके वजह से इट वाज टफ, क्योंकि ज़ाहिर तमाम वो जो इदारों से लोग आए होते हैं प्रोफेशनल, जो कि एक तरह से तालीम हासिल कर चुके थे, मैं कहूँगा इसको प्रॉपर स्किल है ज़ाहिर है ये, और उनके काम में अब स्टैंड आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। बाकी भी जरा बताइएगा कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स आपने विन किए, बिकॉज मेडल्स भी आपके पास हम चाहेंगे आप दिखाएं भी स्क्रीन पे। ये वाला जो है ये तो मेरा अभी संवाद का था गोल्ड मेडल, जो मैंने बताया कि इस तरह के केक से मैंने विन किया। इसमें असल मेरे केक में एक चीज़ ये है कि जो डिफरेंट है, मैं मुख्तलिफ केक्स का ना फ्यूजन बना के वो हम लोग पेश करते हैं। मुख्तलिफ केक का फ्यूजन से क्या मुराद है? मसलन एक केक नहीं होता, जैसे आप कहें चॉकलेट केक है तो सिर्फ चॉकलेट केक नहीं होगा, उसमें चॉकलेट केक भी है, लेमन केक है, फिर थर्ड केक में डिफरेंट हिस्से हैं उसी केक ये तो अच्छा पूरी फैमिली को कैटर करना, वरना नॉर्मली होता ना जी वो ये केक नहीं आएगा क्योंकि ये केक का फ्लेवर नहीं खाया जाता, वो अब्बू आपके जो है वो क्रीम वाला केक नहीं खाते, और चॉकलेट केक तो बिल्कुल नहीं हम खाते। ये बड़ा मुश्किल है, ना करो, मेरे घर में होता ही है। नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले की बात करें, वो बेचारे या बेचारा या बेचारी जो है ना वो पिस जाते हैं कि आपने किस तरीके से सबको। उसमें हम लोगों ने जो मैंने उसमें वेरिएशन लेके वो था कि लेयरिंग थी, चॉकलेट की लेयरिंग है, फिर उसके बाद जो है वो लेमन केक है, फिर जो रेड वेलवेट, यस जबरदस्त, जिसको जो पसंद है। आई थिंक ये इसका फिर ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते होंगे कि हर तरह का फ्लेवर मिल जाता होगा, बिल्कुल वो भी ज़रूरी है। अच्छा, ट्रेंडिंग में इस वक्त कौन से केक्स हैं कि फ्लेवर्स के पर्सपेक्टिव से भी, डिज़ाइन के लिहाज से? बर्थडे से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा जो है वो फ्रेश केक बहुत ज़्यादा जाते हैं, और दूसरे नंबर पे चॉकलेट केक्स सही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बच्चों को पसंद होता है, बर्थडे पे ज़्यादा ऑर्डर होता है। अच्छा, एक तो चॉकलेट पसंद होता है, दूसरा बच्चों को ये होता है वो केक पे बहुत कुछ होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह, नो प्लेन केक्स एंड मिनिमलिस्ट अप्रोच तो चाहिए नहीं बच्चों को ना, इसमें ये भी हो, इसमें ये भी हो। जेन अल्फा को भी? हाँ। अच्छा, ओके। उनकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है, उनको बहुत ज्यादा चीजें एक टाइम पे चाहिए, वो अभी एक चीज सोच रहे हैं और नेक्स्ट टाइम पे वो कह रहे हैं नहीं ये भी डाल दें, वेरी डिमांड ये तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारा वक्त अच्छा था ना, सिर्फ केक पे भी गुजारा हो जाता था। बिल्कुल। अब तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है ना बर्थडे का, वो आई डोंट सपोर्ट दैट ट्रेंड, वो जो केक के ऊपर कैंडल्स लगा के पेट्रोल पी के फूंक मारते हैं और आग जलती है जो। हाँ, ये कुछ नया आ गया। ओके, और बड़ा डेंजरस है वो, आई डोंट नो व्हाई पीपल डूइंग दैट, बट इट्स डेंजरस। आए दिन कुछ ना कुछ नया है, बड़े करें जो बड़े, आए दिन उनका कुछ ना कुछ नया आ जाता है, कुछ नया आ जाता है। अच्छा, वेडिंग केक्स वो किस तरह के अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं? वेडिंग केक्स तो डमीज के साथ, डमीज के साथ। और ट्रेंड है वैसे पाकिस्तान में ज्यादा वेडिंग केक्स का? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। मेहंदी केक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ढोलकी केक बहुत ज़्यादा है, वलीमे पे केक का बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि नहीं जी वलीमा सेरेमनी में केक मस्ट होगा।
इसी कैसे वेस्टर्न टच आना शुरू हो गया ना शादियों में। बिल्कुल इसी तरह ही है। ज़ाहिर है जैसे जैसे दौर बदल रहा होता है, आप देखते हैं चीज़ें बदल रही होती हैं, इवेंट्स का ट्रेंड, उनका स्टाइल बदल रहा होता है। कलर्स, क्या इसमें भी हम देखते हैं कि अच्छा जिस तरह हर साल का एक कलर होता है, क्या केक्स में भी कलर्स आते हैं कि नहीं? वो डिपेंड ऑन यू नो द इवेंट। केक्स पे कलर्स का नहीं है ज़्यादा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ट्रेंड जो भी चल रहा होगा, मसलन अगर बच्चे हैं तो बच्चों को होता है कि कार्टून कोई भी नया जो आ रहा है कैरेक्टर उस तरह की चीज़ बनी हुई हो, या जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे अगर हाइप क्रिएट कर जाती है तो उसके फिर ऑर्डर ओके, जैसे वो कभी आ जाता है थोड़ी वाला केक, Yes. तोड़ो उसको। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वो भी एक है ना कोई जिस तरह आप फ्लेम की बात कर रहे थे ना, उसी तरह से आप उसको आग लगाते हैं फर्स्ट लेयर को, एंड देन जैसे ही खुलता है तो उसके नीचे कोई मैसेज या पिक्चर होती है। जी जी, बड़ा ट्रेंडिंग में हाँ जी, बन केक जो है, क्या केक बोलते हैं? बन केक, उसको ना इस तरह पैच लगाया जाता है और उसको हम लोग बर्न करते हैं तो वो नीचे बर्न मैसेज केक उसको बोलते हैं, बर्न केक है। ओके, ये कैसे बनता है? हाँ, ये कैसे बनता है? ये क्या ऊपर क्या लेयर वेफर होती है? पेपर जो है वो अटैच किया जाता है ऊपर, एडिबल पेपर होता है, वो जल जाता है? हाँ, वो बिल्कुल जल जाता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, कोई उसकी ये नहीं है कि वो राख जिस तरह गिरती है ना, वो उस तरह वाला कंसेप्ट नहीं आता, तो वो बिल्कुल स्मूथली उसका रिजल्ट आता है। क्या बात है, मैं फिर कहूंगा जी वो वक्त कैसा था, सादा केक पे गुजारा होता था, अब तो सादा केक पे गुजारा ही नहीं है। इसी तरह। लेकिन अगर हम इस दौर में होते तो शायद हम भी कहते क्या बच्चा, उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थी ना। हाँ, उस टाइम पे ये होता था कि अच्छा इस साइज का केक होना चाहिए, फ्लेवर्स बड़े मैटर करते थे, कुछ फ्लेवर्स होते थे इलीट फ्लेवर्स समझे जाते थे इस तरह से ना। पाइनएप्पल केक वाज यू नो नेशनल केक एट दैट टाइम। आज भी मैं यही तो आपको बताने लगी थी कि जो पाइनएप्पल, वो जो एग्जैक्टली वो वाला जो केक है ना पाइनएप्पल, जो हमने बचपन में अपने कर लिया वो केक, आज भी वो नेशनल केक ऑफ पाकिस्तान उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि अब जरा मुश्किल हो गया है, अब तो लोग प्रेफर करते हैं वो ना ही लेकर जाएं, अगर ऑप्शन हो उनके पास डिफरेंट केक्स की तो वो लेकिन बिक रहा है तो बेकरीज में पड़ा हुआ है ना। हाँ, आपने चाहे पहले वो ऑर्डर ना किया एक हो तो क्लास फिर वही है डिफरेंट होगी, दूसरी क्लास डिफरेंट होगी, तो मतलब और लेकिन खाने में मैं कहूँगी सबसे ज़बरदस्त वही केक होता है, ट्रस्ट में, जो खाया जाता है एक्चुअली ओवरऑल। अच्छा, तो इसमें बच्चों को भी शौक है आगे, बेटे को या बेटी को, कि वो बेकिंग की तरफ जाए? बेटी मेरी को काफ़ी ज़्यादा शौक है, बेटा जो है वो मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, एआई से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, ओके। सो अभी बेटी हेल्प करती है आपके साथ, या उनको भी सिखा रही है, है, काम खराब करती है, है, काम या आप भी किचन में नहीं आने देती हैं? बहुत हेल्पफुल है और साथ साथ जो है माशाल्लाह से काम कर रहे होते हैं, चीज़ें वैसे मतलब बच्चे साथ चल रहे हैं तो यहाँ तक मैं ये कहती कि हो सकता है कि हमारी अम्मियों की तरह ये होगी किचन में ना या जाओ यहाँ से। नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी हमने चेंज की कि बच्चों को सारी चीज़ों की तरफ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे, हम लोग ये कहें कि अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे मल्टी टैलेंटेड हैं और वो माशाल्लाह से मुख्तलिफ चीज़ों में नाम बना रहे हैं। मेरा बेटा जो है वो एआई की फील्ड में, और बेटी जो है वो इवन पेंटिंग कंपटीशन उसने विन किए हैं, कुकिंग के कंपटीशन विन किए हैं। आर्ट तो उसको जीन्स में मिली है ना फिर। बिल्कुल इसी तरह। ये तो मतलब आर्टिस्ट मैं कहता हूँ बाय बर्थ है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे आपने उस आर्ट फॉर्म को आगे उस दौर के साथ अलाइन किया, दैट्स योर टैलेंट देन, अदरवाइज आर्टिस्ट बाय बर्थ होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो इसको आपने बिजनेस के तौर पे अब लेकर चल रही है माशाल्लाह, ये ज़रा एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन होती है, इसके अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी लर्निंग होती है। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और कैसे आपने ओवरकम किया कि एक स्मूथ बिजनेस रहे? काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि इश्यूज़ ये थे कि आप एक मीडियोकर फैमिली से हों, प्लस जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, बच्चे भी हों, आपने सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक नया शौक भी लेके चलना काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन ये है कि कुछ आप टफ करेंगी तो कोई नाम भी बनाएंगे ना, अगर आप आसानियों में ही पड़े रहेंगे तो फिर नाम नहीं बनता। तो आजकल तो मुझे ये लगता है कि वो ट्रेंड पुराना हो गया कि जब लेडीज से ये पूछा जाता था आप क्या कर रही हैं, और वो कहते थे मैं हाउसवाइफ हूँ। आजकल लेडीज से आप पूछें तो बहुत सी फील्ड्स में लेडीज बहुत से काम कर रही हैं और बाकी भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रही हैं। वो घर तो चला ही रही हैं, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा एब्सोल्युटली राइट, कोई ई कॉमर्स में हम देखने काम कर रहे हैं, जिस तरह आप बेकिंग की हमारे सामने है, इसी तरह बहुत से और डोमेन्स में ज़बरदस्त काम माशाल्लाह करिए। सपोर्ट सिस्टम अगर मिले तो और अच्छा काम कर लेती हैं। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें फिर आप स्टैंड आउट करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी काम आप करें, नो मैटर व्हाट,
उसमें आप स्टैंड आउट करें। और अनपेड लेबर तो आप कर ही रही हैं घर में, पेड लेबर की तरफ भी जाएं, बहुत ज़रूरी है। I'll be very honest, क्योंकि ये होता है ना कि अच्छा कर रही हैं, और जब पूछा भी जाए ना कि क्या कर रही हैं जी, मैं कुछ नहीं करती जी, हाउस वाइफ हूँ। यकीन जाने इतना काम एक औरत करती है घर के अंदर जो कभी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको भी आप बैलेंस करके चलें, लेकिन एट द सेम टाइम अपने शौक को भी लेके चलें, सो दैट आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट जो है वो हमेशा आती रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया इसमें। तो फैमिली का सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट करे, ताकि हमारी ख़वातीन बेशक घर बैठ के काम करी हैं या घर से बाहर, उनकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ वो अर्न करी हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी इस तरीके से आता है कि जब बच्चे देखते हैं ना कि घर में एक कल्चर ही ऐसा है काम करने का, आपके फादर भी कर रहे हैं, मदर भी कर रही हैं, तो नेचुरली आपके अंदर आता है कि अच्छा हार्ड वर्क डेवलप हो जाता है, करना डेवलप हो जाता है। इट्स वेरी ट्रू। तो इसमें थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। अभी तो 1 साल में माशाल्लाह आप यहाँ पहुंची हैं, आई एम श्योर कि कुछ आपने और भी सोच रखा होगा कि कैसे इसको और आपने आगे लेकर चलना है, स्केल अप करना है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमें प्रोग्राम में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है। कराटे की दुनिया में ज़बरदस्त नाम वो रोशन कर रहे हैं। दर्जनों गोल्ड मेडल उन्होंने माशाल्लाह हासिल किए। पाकिस्तान निजात बरतानवी खिलाड़ी निसार स्माइलर आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अपने करियर में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन, 4 बार यूरोपियन चैंपियन, 4 बार ब्रिटिश चैंपियन, 55 फाइट्स उन्होंने माशाल्लाह विन की। काता चैंपियन, वहाँ पे भी 18 बार गोल्ड मेडल, बेस्ट फाइटर ऑफ द चैंपियनशिप समेत 102 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। और 2014 में वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स काउंसिल के सदर भी मुंतखब किए गए थे। वंडरफुल उनकी एक जर्नी है। कराटे से लगता है उनको इश्क है। तो आज जरा उनकी जर्नी से मुतालिक बात करेंगे। लगता नहीं है, यकीन है इस सारी प्रोफाइल पढ़ने के बाद। निसार स्माइलर से आपकी मुलाकात कर रहे हैं। स्माइलर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं निसार साहब? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये नाम की थोड़ी कहानी हमें पहले बताएं, निसार स्माइलर। ये नाम की कहानी तो यही है कि मैं जब पैदा हुआ था तो लोग बच्चे रोते हैं, लेकिन वालिद साहब कहने आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने स्माइलर रख दिया। तो नाम ही रख दिया उन्होंने। ओके, दैट्स नाइस। तो पूरे स्कूल में अदरवाइज भी ना लोग पूछते होंगे आपके नाम से मुताल्लिक, तो वो पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ किया हमने नाम। अच्छा। तो निसार अहमद कुरैशी। आईडी कार्ड पे क्या है जी? आईडी कार्ड पे क्या है? आईडी निसार स्माइलर है। पर वही मतलब मतलब असल नाम निसार स्माइलर ही है। ब्रिटिश पासपोर्ट। क्योंकि मैं ये सोच रही थी स्माइलर तो कोई कास्ट ऐसे होता है ना, कोई ऐसी कास्ट जिसके बारे में नहीं पता होता। मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट में भी यही नाम है। ओके, मतलब वालिद साहब ने बाकी सोच समझ के बहुत उन्होंने डेलिबरेटली ये रखा निसार स्माइलर। तो बाकी स्माइल ही करते रहे। हाँ, की स्माइल फॉर स्माइलर। जबरदस्त। सो बहावलपुर से बरतानिया, जी बिल्कुल। ये जरा एक सफर आपका थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने और क्यों तय किया, मतलब मैंने तो तय नहीं किया, मेरे वालिदैन ने तय करवाया। मैं छोटा था बहुत। ओके। तो इस वक्त काफ़ी छोटा था मैं, 1967 की बात है। ओके, 1967, 21 अप्रैल 1967 जब आप लोग यहाँ से। हाँ, तो मुझे तो होश भी नहीं थी उस वक्त, तो पता नहीं लगा, वहीं जाकर पता लगा कि क्या कौन सा मुल्क आ गया। ओके, फिर वहीं रहे थे। हाँ जी, तो ये तो कराटे वहीं सीखा फिर? जाहिर है, जाहिर है, फिर वहीं सीखा। तो आप पाकिस्तान चक्कर लगता रहता है ऑन एंड ऑफ? मैं हर साल आता हूँ। हर साल आते हैं जी। अच्छा, इतनी माशाल्लाह फाइट्स आपने जीती भी हैं और ज़रा फॉर शो लड़ी भी हैं। 102 गोल्ड मेडल्स, को जगह बची है घर में गोल्ड मेडल हैंग करने की? ये हाईएस्ट गोल्ड मेडल है दुनिया के अंदर माशाल्लाह, किसी ने गोल्ड मेडल जीते इतने। और इसके अलावा मैं फाइट कर रहा था तो मुझे फोर्स टू रिटायर्ड, आई गॉट फोर्स टू रिटायर्ड। मुझे फोर्स किया गया उन्होंने कि तुम जीते जा रहे हो, किसी यंगस्टर को तुम चांस नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ का बस करो अब। तो फिर मुझे मैंने कहा फिर आपको अखबार में डालना पड़ेगा। तो उन्होंने वर्ल्ड ऑफ अखबार है दुनिया का, हमारा वहाँ इंग्लैंड में निकलता है, उन्होंने उसमें अखबार में फ़ोटो डाला मेरा कि हम इसको फोर्स रिटायर कर रहे हैं, ये बंदा रिटायर नहीं होना चाह रहा। ओके। तो किसी को चांस ही नहीं दे रहा था ये चांस, क्योंकि इतने गोल्ड मेडल कोई नहीं जीता। सो जो आपकी लास्ट फाइट थी उस वक्त मालूम था कि बस अब नाउ ये गोइंग टू रिटायर? नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसके बाद पता चला था। तो ये जिस वक्त मैं लड़ा था उस वक्त ये थाईलैंड के अंदर थी फाइट। तो उसमें एक यादगार मुझे एक फ़ाइट है। ओके। वो ये कि उसमें एक सरदार जी आए हुए थे। अच्छा।
इंडिया से ओके लड़ने के लिए, बाकी कोई नहीं, सब अंग्रेज थे। ठीक है। तो वो पहले राउंड में बेचारे निकल गए। ओके तो उन्होंने मुझे आखिर तक सपोर्ट किया। ओह मेरे पास बैठे रहे, कल मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप पाकिस्तान से आए हैं और आप मुझे पता जीत जाएंगे। मैंने कहा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। तो कहते नहीं आप जीतेंगे, मुझे पता है आप जीतेंगे। तो यानी कि मुझे आखिर फाइनल तक वो मुझे सपोर्ट करते रहे। फिर मेरी फाइट फाइनल में थी मिस्टर मिलर के साथ, अमेरिकन था, ओके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बंदा। तो उसका जो भतीजा है वो फौत हो गया बंदा। उसका भतीजे से मेरी फेसबुक पे मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि आप मेरे चाचा से लड़े हुए हो। मैं कहा मुझे नहीं मालूम कौन है चाचा। कहता मिस्टर मिलर। मैं कहा मिस्टर मिलर, कहना जॉन मिलर। मैं कहा ओ यस 1975 की बात करो। मैं कहा पाकिस्तान के लिए लड़ा था उस वक्त में। ओके वाओ। तो उसको याद था, उसने कहा मैंने फेसबुक पे देखा तो आपके फ़ोटो मेरे चाचा के साथ थे, मैंने देखे फ़ोटो, हमारे घर में लगे हुए फ़ोटो आपके। अच्छा। तो फाइनल में जीता था उससे, वो फाइनल में आया था। और तो हमने 3 साल ट्रेनिंग की है जापान में गोगन यामागुची के साथ। किसके साथ? गोगन यामागुची। अच्छा। गोगन यामागुची दुनिया का वो एक वाहिद ग्रैंड मास्टर है, ओके, जिसको बरतानिया की गवर्नमेंट ने उनको 1965 के अंदर ऑफर की थी 5 मिलियन पाउंड ओके, कि आप जहाज में बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, सलूट मार देना बस इस तरह करके, हम आपकी शक्ल देखना चाहते हैं कि आप इंग्लैंड में आ चुके हो। वो नहीं आए? नहीं आए, इट नेवर रिफ्यूज टू। और आपने उनसे ट्रेनिंग ली? मैं उनका शागिर्द। आप उनके शागिर्द हैं? उनके साथ रहा हूँ 3 साल। वाओ। उनके साथ रहा हूँ, उनके घर में रहा हूँ। वाओ। तो जिस वक्त मैं वापस आया इंग्लैंड, तो अंग्रेज़ लोग जो मेरे दोस्त हैं सारे, तो मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ ना उसमें, वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, बाकी सब अंग्रेज़ हैं। तो वो मेरी शक्ल की तरफ देखे जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी आंखों की तरफ क्यों देख रहे हो तुम? पहले नहीं देखी। कहते नहीं आपकी आंखों ने गोगन यामागुची को देखा है। वाओ। अच्छा, इतना क्रेज है। हाँ, कहते आपकी आंखों ने गोगन यामागुची को देखा। मैं कहा मैं तो 3 साल रहा हूँ उनके साथ। तो इतनी उनकी इज्जत करते थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि कि आप बेसिकली जिनसे इंस्पायर होते हैं उनकी शागिर्दी में भी आ जाएं, तो ये भी बड़ी बात होती है। अच्छा, कोई ऐसी फाइट जो कि आज तक जहन में है, सबसे यादगार फाइट पूरे आपके करियर की? वो फाइट मेरी थी फाइनल के अंदर। पहले क्वार्टर फाइनल में चोट लगी थी मेरे, लेकिन मैं रिटायर नहीं हुआ। तो मुझे रेफरी ने कहा कि आपको चोट लगी है, आप, मैं कहा मुझे 5-10 मिनट दे दो। 10 मिनट दिए, 15 मिनट दिए, 20 मिनट दिए। मैं कहा मैं ठीक हो गया हूँ। फाइट की मैंने, मेरा फिर जावड़ा टूट गया था फाइनल के अंदर। उसने जब मुक्का मारा ना, तो मेरा ये जावड़ा टूट गया राइट वाला। ठीक है। तो मैं लड़ता रहा फिर भी, तो मैं हटा नहीं। तो वो मेडी होती है, डॉक्टर्स जो होते हैं, उनको पता लग जाता है कि इसके चोट लगी हुई है। तो उन्होंने फाइट स्टॉप करवा दी। उसने कहा इसको इधर ले आओ बुलाकर। तो उसने मुझे कुर्सी पे बिठा दिया। मुझे कहा क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। तो अब मुझे बोलना जाए ठीक हूँ मैं, क्यों जावड़ा टूट चुका था मेरा। लेकिन मैंने कहा मैं फ़ाइट करना चाह रहा हूँ, मैं हटना नहीं चाहता। कहते नहीं आप फाइट नहीं लड़ सकते। मैं कहा मैं लड़ूंगा फ़ाइट। तो उन्होंने फिर जो चीफ रेफरी था उसको बुलाया, उससे बात की। वो कहने लगा कि लड़ना चाहता था लड़ने दो इसको। तो उसने लड़ने दी, वो मैं जीत गया था फिर फाइट। इस तरह टूटे जबड़े के साथ फाइट जीत गया। फिर मैं हॉस्पिटल गया। फिर मुझे ब्रैडफोर्ड हॉस्पिटल लेके गए। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मानचेस्टर एयरपोर्ट पर, मुझे सीधा ब्रैडफोर्ड हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर जो का वो करते हैं, जो जावड़ा ठीक करते हैं। तो वहाँ मैं 6 हफ्ते रहा। तो 6 हफ्ते तक मेरा जावड़ा तारों से बांध दिया था, मैं बात नहीं कर सकता था, सांस लेने में दुश्वारी थी। वो कल हम आपके 2 दांत तोड़ेंगे आगे से, ताकि आप स्ट्रो से कुछ पीछे। मैं कहा मैंने दांत नहीं तोड़ाने अपने। मैं कहा मैं ऐसे ही मैनेज कर लूँगा जिस तरह मर्जी है, थोड़ा थोड़ा करके पी लूँगा सूप। तो इस तरह हुआ मेरे साथ। 6 वीक्स आई थिंक आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त कहा जा सकता है। जी हाँ, पेन में, रियली वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल था उस वक्त मुझे। लेकिन मैं हटा नहीं था, मैं नहीं। लेकिन ये पैशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अपने पैशन को, आप टैलेंट है उसको लेकर आगे चलना, कि आप तकलीफ भी बर्दाश्त करें लेकिन आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बस वो एक जज्बा होता है इंसान का कि भी मैं जब यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे क्यों फाइनल में से निकाला जा रहा है, और कोई वजह नहीं थी। हालांकि मैं जिस तरह बेहोशी का आलम से मुझे चक्कर आ रहे थे, वो डॉक्टर ने देख लिया था कि इसको चक्कर आ रहे हैं मुझे, कि उनको पता लग जाता है ना डॉक्टर को। सही तो लेकिन मैं हटा नहीं। मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ। कहता नहीं तुम ठीक नहीं हो तो मैं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सीधा। मैं कहा नहीं, आई एम ओके। ओके। कोई ऐसा हरीफ जिसके बारे में सोचते हो कि अच्छा इसके साथ फाइट होनी चाहिए, फिर वो फाइट हुई एंड देन यू वॉन? वो जॉन मिलर था अमेरिका का, जिससे मैं फाइनल में लड़ा था जापान के अंदर। तो वो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो वो जिस वक्त हम कंपटीशन के अंदर थे ना, तो वो दोस्त तो था वो मेरा, कि हम साथ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे एक ही ग्रैंड मास्टर के अंदर। तो वो हर थोड़ी देर बाद मेरे पास आ जाता,
स्माइल डोंट हिट मी हार्ड, स्माइल डोंट हिट मी हार्ड। मैं कहा विल यू लीव मी अलोन, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मुझे आके तुम वो ट्रबल दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर जाता, फिर आ जाता, फिर कहते डोंट हिट मी, आई नो यू गोना हिट मी, यू गोना हिट मी। तो कहना भाई तू आया क्यों है? तो फाइनल के अंदर आया, फिर फाइनल में उसी के साथ मेरी फाइट हुई, फिर तो उसको मैं जीत गया था। आपके आगे फैमिली में और भी कोई जो कराटे सीख रहे हो? सभी कराटे, सभी कराटे, सभी मारपीट? हम 152 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 152 गोल्ड मेडलिस्ट। माय वाइफ, माय डॉटर, माय 2 बॉयज, both British champion. Okay. My daughter is England champion. माशाल्लाह। My wife is England champion. अच्छा, तो ये तो मतलब फैमिली में पूरी लेगेसी जो है वो आगे चल रही है। So we are highest gold medalists in the आप world. किसको सिखाते हैं? जी? आपने किस किस को सिखाया? ओवरऑल ट्रेनिंग किस किस? मैंने बहुत लोगों को सिखाया। मेरे इस वक्त स्टूडेंट वर्ल्ड चैंपियन है। माशाल्लाह। नहीं, वो घर की बात कर रही थी। घर की बात करी थी ना कि बेगम को मेरे दोनों बेटे ब्रिटिश चैंपियन है माशाल्लाह, और बेटी मेरी इंग्लैंड चैंपियन, इंग्लिश चैंपियन है, मेरी वाइफ इंग्लैंड चैंपियन है। आप भाभी से डरते हैं, वो आपसे डरती हैं? हम किसी से नहीं डरते। मिलकर मारते हैं। अल्लाह से डरते फिर हम। मेरा ख्याल है दोनों ने इतनी अपनी एक पर्सनालिटी भी बिल्ड करी, बिकॉज देखिए जब स्पोर्ट्स किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी साथ साथ अच्छी बिल्ड हो रही होती है, स्ट्रांग हो रही होती है। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब ज़ाहिर आपकी फाइट्स हो रही होती हैं, चूँकि ज़रा आप थ्रू आउट यूके में ही रहे, वहीं पे आपने जो ना सारी फाइट्स वहीं रहते हुए आपने बेशक नॉर्मल भी गए हैं, बट आप ज़रा वहीं पे सीखा आपने। जहाँ जहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो, यू नो व्हाट वाज दैट फीलिंग? या कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट जहाँ पे आपको यू नो ये फील हुआ होगा, यू नो यू रिप्रेजेंटिंग ग्रीन फ्लैग? मैं एक, ये आप मेरा झंडा देख रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। ये पाकिस्तानी झंडा फ्लैग इसमें नहीं था। फिर मैं वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट के जो प्रेसिडेंट है, उनकी टीम है, टेक्निकल बोर्ड है, उनके पास गया। मैंने कहा मैं पे अपनी जेब में से करना चाहता हूँ। तो मुझे देख हैरान होकर देखने लगा, कहता कोई अपने मुल्क के लिए झंडे के लिए नहीं पे करता, तुम क्यों इतना पे करने? 60,000 पाउंड है। कहते इट्स नॉट 6 पाउंड, इट्स नॉट 60 पाउंड, इट्स नॉट 600 पाउंड, इट्स 60,000 पाउंड। मैं कहा सो व्हाट, मैं कहा इट्स माई कंट्री, आई वांट माई फ्लैग एंड द लोगो। वाओ। तो कहने लगा ठीक है, कहना यू पे फर्स्ट एंड देन यू गो हेड। मैंने पे किया उसको। तो उस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ के करोड़ बनता था पाकिस्तानी रुपया। तो मैंने पे किए, तो मैंने झंडा ये डलवाया। तो जब मैं 2014 के अंदर कभी भी इंग्लैंड से क्या कहते हैं प्रेसिडेंट नहीं लिया था उन्होंने। ओके। अमेरिका से, जापान से, जर्मन से, नेदरलैंड से और अमेरिका से, यहाँ से ये प्रेसिडेंट लेते थे। लेकिन मेरे पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट गोल्ड मेडल था मैं, और अनबीटेबल फाइट है मेरी 55, जो किसी से नहीं हारा। उन्होंने मेरी जब वो फाइल देखी है तो उन्होंने कहा ये तो हमें बंदा चाहिए था। तो उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र की, तो मैंने फिर ऑफ़र कबूल की 2014 में। उसके बाद 5 साल तक रहते हैं, उसके बाद फिर चेंज कर जाते हैं। सही। 5 साल के बाद फिर मुझे इन्होंने फिर रख लिया। 5 साल गुजर गए, फिर तीसरी दफ़ा मैं आया हूँ। ओके। हाँ जी। तो ये हैट्रिक मैंने इसमें भी हैट्रिक कर दी है। आई थिंक ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। जी फर्स्ट टाइम हुआ ज़ाहिर है ये भी। हाँ जी, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश से लिया उन्होंने, और वो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी। और थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म माशाल्लाह। तो ये मतलब इस वक्त तकरीबन 7.5 से 8 करोड़ बनते हैं अगर उस वक्त पैसे दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि अब लोग जीतते हैं, नेशनल जीतते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कहते हैं अपने आप को। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा आपने इंटरनेशनल लिखा हुआ, कहाँ कौन सी कंट्री में लड़े हैं? कहते मैं इस्लामाबाद में लड़ा हूँ। मैं कहा इस्लामाबाद में लड़े हैं, कौन सी कंट्री से कहा? कहते इस्लामाबाद में लड़ा हूँ मैं कहा फिर आप इंटरनेशनल क्यों लेते? कहते हमने इंटर किया था नेशनल के अंदर। मैं कहा वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन चलिए ये तो लाइटर नोट हो गया, अदरवाइज ये भी समटाइम्स होता है ना कि कोई इंटरनेशनल इवेंट ये इस्लामाबाद में हो रहा हो। नहीं पता इंटरनेशनल क्या चीज़ होती है, वो समझ लिखा मैं नेशनल में। हाँ, लेकिन अदरवाइज ज़ाहिर कभी कभी इंटरनेशनल इवेंट जब यहाँ होते तो फिर ज़रा आप इंटरनेशनल अपने आप को कह सकते हैं। 75 में मैंने पहली बार पाकिस्तान को जितवाया वर्ल्ड चैंपियन माशाल्लाह। उसके बाद ना उससे पहले किसी ने आज तक नहीं जितवाया। ओके। अच्छा, अब आप जिस तरह यू नो इस एज अ वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल सदर है, तो हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक गेम? मेरा तो यहाँ जी इसलिए मैं आता ही है पाकिस्तान में, मैं पूरी कंट्री में जाता हूँ। ठीक है। तकरीबन 6 से 7 महीने हर साल मेरे होते हैं। ठीक है। मैं सितंबर की 24 तारीख को निकलता हूँ। ठीक है। और जून की 30 तारीख को वापस जाता हूँ। ओके। मैनचेस्टर। ठीक है। तो उसमें मेरे 12 से 13 कंट्रीज़ के टूर होते हैं। ठीक है। सेमिनार्स कराटे के। उसके बाद मैं पाकिस्तान में आता हूँ, तो पाकिस्तान में मुझे अलाउड नहीं आना।
मुझे आने नहीं देते क्योंकि मेरा इंश्योरेंस नहीं कवर करती मुझे। मुझे कवर करती है इंश्योरेंस और दूसरे मुल्कों में जाता हूँ जब वर्ल्ड मिक्स मार्शल काउंसिल, वो मुझे कवर करती है, कहते हैं हम पाकिस्तान में आपको स्पोर्ट कवर नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने कहा वो तो मेरा मुल्क है, वो तो मैंने जाना ही जाना है वहाँ। कहते आप अपनी बेस पे जा सकते हैं, अपनी रिस्क पे जा सकते हैं। मैं कहा अपनी रिस्क पे जा रहा हूँ, तो पैसा भी मैं अपना ही लगा के आता हूँ यहाँ पर, टिकट भी नहीं देते मुझे वो। फिर पाकिस्तान में जब आता हूँ, यहाँ पर मैं कराची में जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ, इस्लामाबाद हो गया, भावलपुर हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, ये सारी जगह मैं अपने पैसों से जाता हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। ठीक है। तो मुझे देते हैं कि किराया आपको दे, मैं किराया भी नहीं मुझे चाहिए, मैं अपनी टेक्निक जो मैं पास करना चाहता हूँ आप लोगों को ताकि पता लगे। लेकिन यहाँ मेरे कुछ लोग हैं जो टीवी पे मेरे से एक बात हुई थी, किसी ने पूछा कि कोच के बारे में कि यहाँ के कोच कैसे हैं। मैंने कहा देखो मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, कोच को आप उसको कोच रखें जो पहले जीता हो, जो बच्चों को जितवा सके। जो खुद नहीं लड़ सकता वो, या खुद नहीं किसी को जितवा सकता, या खुद नहीं जीता वो कभी, तो वो दूसरों को क्या जितवाएगा। तो कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल को पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर करा दूं, ठीक है, ताकि मेरे जाने के बाद ये चलती रहे यहाँ पर। और मैं हर साल तो आता हूँ, 2-3 महीने यहाँ रहता हूँ, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने भी रहता हूँ। तो यानी कि लोग सीखें, कुछ करें। और ऐसे में जो लोग यहाँ पे सीख रहे हैं या नाम बना रहे हैं, कल्चर कैसा देखा है आपने पाकिस्तान में कराटे को लेकर? यहाँ पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा। बाकी अगर इंग्लैंड में इतना टैलेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए लोग आगे निकलते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं स्पोर्ट मिलती उनको। ये गरीब बच्चे होते हैं, वो अपना कराटे सूट नहीं सपोर्ट कर सकते, वो बैज जो है लगाते हैं कराटे सूट पर, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो भी टीचर जो हैं वो करते हैं। हमारे कराची के अंदर माशाल्लाह अब 7-8 क्लब हो गए हैं, तो वो नूर मोहम्मद साहब हैं, वो सिखा रहे हैं वहाँ पर। और अब बच्चों को भी सिखा रहे हैं अफजल भट्ट साहब हैं, बिल्कुल जट हैं, वो ये नहीं कि उन्होंने क्लब खोले हुए हैं, लेकिन वो उनको मैंने ये कहा है कि अगर कोई बच्चा सपोर्ट नहीं कर सकता अपने आप को, आपने उनसे पैसे नहीं लेने। अच्छा निसार साहब, स्पेसिफिकली ज़रा बच्चियों से मुतालिक भी बताएं, ओवरऑल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी, अदरवाइज भी, इस खेल में लड़कियां, ख़वातीन कितनी हैं और कितनी आ रही हैं? लड़कियां यहाँ पर काफ़ी आ रही हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा है ना। जिनके वालिदैन सपोर्ट करते हैं वो बच्चे बहुत आगे जा रही हैं। तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको आगे ले जाए, जहाँ तक जा सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। निसार साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट टू हैव यू। माशाल्लाह जिस तरीके से आप काम करें। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमने, जब ब्रेक से वापस आएंगे एक और सेगमेंट, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। $7 करोड़ मेरे अकाउंट में आएगा, फिर तू जाएगा। 7 करोड़? 7। चल, फैमिली को कॉल मिला। हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो अंकल, थोड़े पैसे चाहिए थे। खाला, आप जितने आसानी से कर सकती हैं मैं कर दे। चंदा इकट्ठा कर रहा है क्या? नॉट फेयर बट यार, जिंदगी का सवाल है, अब तो मेरा उधार वापस कर दे। ये किसे उठा रहा है? शिदे, तू? कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है। यूफोन और टेलेनोर की कॉलिंग फैमिली।
यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली मिलकर हो गई मोर देन 7 करोड़। ओह, तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With Ufone and Telenor, Call more than ever before. ये बात है। यार तू सबसे मांग रहा था, भाई से ही मांग लेता। क्या? मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलीनॉर एक ही बात है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? वही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो? मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। मैं ये सोच रहा था कि जाने से पहले तुम्हारी अपनी शादी की बात कर लूं बाबा से। उसे कैसे समझाऊं? वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। कुछ भी है, मगर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अंदर तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिल की बात जबान पर नहीं लाओगे तो चेहरे पर तो आ जाएगी। नहीं माया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रोहित ने क्या कह दिया मुझसे? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं और अयान एक दूसरे को पसंद करते हैं? माया मेरी बेटी, तुम माया की जगह तो नहीं ले सकती ना। ये आप अच्छा नहीं कर रहे तारिक साहब। रोहिल एक अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। मेरी दो बेटियां हैं, एक माया और एक नाज। तुम्हें पता है इसने तुम्हारे हाथों पर क्यों नहीं मारा? वो मुझसे मेरी बेटियां छीनना चाहता है। मैं माया और नाज को अपने घर ले जाने आया। हम दोनों ही आपके साथ नहीं जाएंगे। आपकी वालदा का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मेरी पलकों पे रखे भीग गए दर्द अब और अगर रख दो कहीं। Just come back to life. जिंदगी की तरफ लौट कर ही तो तुम तक पहुंची है। मैं जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी कदर करूंगा।
बेटा ये तुम्हारी नई मामा है। ड्राइवर आया है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान के नौजवानों की। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, मोर देन 60%, राइट? 64% हमारी यूथ है, जिसको हमें इतना कैपेबल बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, रोज़गार की तरफ जा सकें और रोज़गार क्रिएट कर सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हमेशा यही बात करते हैं ना कि आप जॉब सीकर तो बन रहे हैं, जॉब क्रिएटर बने। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे नौजवानों को आजकल ये भी नहीं पता कि उनको किस स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको वो पॉलिश करके आगे एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आज इस मौजूद में हम बात भी करेंगे और एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया कि जिनका वसी तजुर्बा है, बिलखुसूस जब हम बात करते हैं कि कैसे गुर्बत का खात्मा हो सकता है, कैसे रोज़गार के मौके बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे आप अपनी GDP को बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में माशाअल्लाह उन्होंने काम किया और बहुत बड़े इदारों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। डॉक्टर रूमी हयात साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आने के लिए। सर, एक बुनियादी सवाल से आगाज़ करते हैं, किसी भी मुल्क में गुर्बत क्यों बढ़ती है? देखें, ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, यानी आप किसी एक फैक्टर को हर मुल्क में डिफरेंट रीजंस भी होते हैं। जिस तरह हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में गुर्बत के हालात ख़राब हुए बिकॉज ऑफ so many years of civil war और सिक्योरिटी वाज द मेन कंसर्न। पाकिस्तान में जो एक बड़ी वजह अगर आप पूछना चाहें तो हमारी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ थी। कि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही। बिल्कुल ठीक है कि पांचवा बड़ा मुल्क है, पांचवा बड़ा मुल्क है और जो ख़तरे की बात है कि वो कह रहे हैं अगले 20 साल में शायद चौथा हो जाएगा। सो इंडोनेशिया से भी हम शायद ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है, अच्छी चीज़ है, मगर सस्टेन्ड होनी चाहिए विद रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं हुई। तो चूँकि रिसोर्सेज क्रिएट नहीं हुए, आपकी मार्केट में हर साल लाखों लोग, यंग लोग मार्केट एंटर कर रहे हैं, जॉब मार्केट, और जॉब्स नहीं हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एशिया में हमारा तकरीबन सबसे हाई, एशिया में तो नहीं कहूँगा बट साउथ एशिया में हमारा सबसे ज़्यादा है। सो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आई बिलीव एवरीबडी नीड्स टू पुट इन इट्स। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी है, सोशल सेक्टर की भी है, एक इंडिविजुअल की भी है, और इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी तो है, क्योंकि जहाँ पे हम सब की है जी डॉक्टर साहब। क्योंकि हम अक्सर हमारे इतने नौजवान हैं, हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाके रोशन करें, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद भी काम नहीं कर रहे हो तो तरह से। अब तो फ्रीलांसिंग है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने, तो अब भी क्या ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान में मौके नहीं हैं? देखिए, मौके तो हैं, मगर प्रोपोर्शनेट जितनी पॉपुलेशन है उसके लिए कम है, इसलिए कंपैरेटिव ज़्यादा हो गया। तो जी, इसलिए कंपैरेटिव ये इशू भी जब मैं बात कर रहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी ज़्यादा हुई, तो रिलेटिवली आप बात करें तो कम है। इसमें कुछ चीज़ों पे मैं यहाँ पे ये फील करता हूँ, अगर हुकूमत थोड़े से कंडीशंस जो है वो बेहतर कर दे तो पाकिस्तान दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप का मुल्क बन सकता है। क्योंकि हमारे पास जहाँ पे हम एक तरफ कहते हैं ना बहुत ज़्यादा यूथ, इसी तरह ये एक रिसोर्स भी है, एक बहुत ताकतवर रिसोर्स है, जिसको अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करें तो पाकिस्तान एक इंटरनेशनली पावर हाउस बन सकता है। ज़रूर चाहूँगी कि कुछ सजेशंस आप देना चाहें अगर। जी, मैं ये फील करता हूँ कि
मैं पिछले देखें तकरीबन 35 साल से इसी तरह के काम में हैं इन्वॉल्व है। बहुत सारे मुल्कों में जाके उनकी गवर्नमेंट को भी एडवाइस करी और मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे उन्होंने अपने आप को प्लान करके आगे ले गए। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पोजीशनिंग है, मैं चूँकि साउथ एशिया रीजन को ज़्यादा कहता हूँ क्योंकि हमसे रिलेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हमारी पोजीशनिंग काफ़ी पीछे चली गई है और उसकी वजह ये हुई। अब मैं एक बांग्लादेश की एग्जांपल देता हूँ। बांग्लादेश जब एक आज़ाद मुल्क बना तो उस वक़्त वो फाइनेंशियली दुनिया में बहुत ही आखिरी ममालिक में से था। सही, मगर उन्होंने शुरू से ही पॉलिसीज़ ऐसी बनाई कि यूथ को एम्पावर करने की। अब एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने क्या किया कि 10वीं जमात तक बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग साथ साथ कराते रहे। तो जब बच्चे 10, बहुत सारे गरीब लोग फैमिली जो हैं वो 10 तक पढ़ाते हैं, तो 8वीं 9वीं से उनको शुरू कराया और वो 3 साल में उनको साथ एक हल्का सा मैकेनिक डेवलप करा दिया और फिर वो जॉब मार्केट में चले गए। और उसकी रीज़न ये हुई कि आज देखें मिडिल ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा नंबर्स पर कैपिटा जा रहे हैं वो बांग्लादेशी जा रहे हैं, जबकि एक ज़माने में पाकिस्तानी जाते थे। तो हम उनसे पीछे चले गए। इस तरह उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई क्योंकि उनके पास टेक्निकल लेबर था। हमारे पास भी स्मार्ट लोग हैं। मैं यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ एंड आई सी वेरी स्मार्ट यंग पीपल। ऑनेस्टली मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, दे आर सो स्मार्ट। अगर उनको सही तरीके से हम ट्रेन कर लें, उनमें कैपेसिटी बिल्ड कर दें तो दे कैन डू वंडर्स। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास रहीम यार खान से भी आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बच्चों को हम लाए और यहाँ पे हमने उनको आईटी की और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराई। और जब वो लड़के वापस गए तो उन्होंने ग्रुप्स बना के ऑनलाइन बिजनेस शुरू की, ऑनलाइन। और मैं कोई साल बाद उनसे विजिट पे गया और मैं उनकी उसी जगह पे जाके गाँव में मिला तो वो मुझे बता रहे थे, एक लड़कों का 4 का ग्रुप, के जी अब हम करोला कार खरीदने लगे माशाल्लाह। और ये वो लड़के थे जिनके पास 50 रुपए जेब में नहीं होते थे। सो यू सी पोटेंशियल बहुत है। और वो लड़के को ये नहीं कि कोई MA पास है, वो 10वीं पास बच्चे थे। सर एक साल में कितनी ज़िंदगी बदल गई, एक साल में इस तरह। और ये इस तरह की मेरे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं लड़कों की, लड़कियों की, जिनसे आप मिलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म। और आई थिंक हमने स्पेशली ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें तो हमने वैसे भी पूरे पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली साउथ पंजाब में आई थिंक हमने ज़्यादा ही ट्रेंड देखा। उसके अंडरस्टैंडिंग, उसको यूटिलाइजेशन, और उसके बाद ये पूरे ख़ानदान, उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं जस्ट इन मंथ्स। यस। और ये भी अच्छी बात है कि जैसे जैसे हमने देखा कि डायनामिक्स चेंज हुए, या फॉर दैट मैटर जिस तरह आज हमने इस पर बात करनी भी थी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर या अपवर्क, जब जिस तरह वो डाउन हुए तो लोगों ने फ़ौरन अंडरस्टैंड किया कि नहीं, वो AI का दौर है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें आगे बढ़ना है, नए प्लेटफॉर्म्स को हमने एक्सप्लोर करना है। ये नहीं है कि अगर एक चीज़ सीख ले बस ज़िंदगी और उसी के साथ ही लगे रहना है। नो, जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होगी हमें लर्न करना है और हमें ग्रो करना है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे में जो आपने इंपॉर्टेंट बात एक स्टार्ट में भी की ना, पॉपुलेशन वाला फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपने कहा सबको काम करने की ज़रूरत है। हम कर रहे हैं कुछ काम इस पे? ये मेरा ख्याल है ये एक हमारा वीक एरिया है जी। कुछ लोगों ने रिलीजियसली उसको एक गलत रंग दे दिया। अब देखें, हमसे ज़्यादा रिलीजियस मुल्क हैं, ईरान है, बाकी भी तो इस्लामिक ममालिक हैं ना, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ इस तरह की नहीं है जिस तरह हमारी है। सो इसमें सबको मिल के आई फील सोसाइटी के सारे जो मेन लोग हैं उनको मिलकर एक पहले आपस में एग्री करना चाहिए कि किस तरह इसको टेक फॉरवर्ड करें और फिर हुकूमत को लीड होगा। यहाँ पे फिर हुकूमत की लीड ज़रूरी है एंड बाकी इदारे भी इसमें शामिल हों। अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इट इज़ डूएबल, इट्स नॉट कि ये नहीं हो सकता, मगर ये कि आई फील ऑल जितने भी सेगमेंट्स हैं जो इस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन सबको मिलके इस पे डिसीजन लेना चाहिए कि हम किस तरह मुल्क को आगे देखना चाहते हैं। इट शुड बी विदाउट एनफोर्समेंट एक्चुअली, ये तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी, मैं आई फुली बिलीव अवेयरनेस जो है ना वो बहुत पावरफुल टूल है। आपको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, जोर की ज़रूरत नहीं है। आप अवेयरनेस क्रिएट कर दें, लोग खुद समझ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रेनिंग की अब ज़रा बात करेंगे कि किस तरीके से स्किल्स को इन्हेंस किया जा सकता है यंगस्टर्स की। इस हवाले से आपका बहुत काम है, हम चाहेंगे कि उसको भी ज़रा हाईलाइट करें। एट द सेम टाइम किस तरीके से अब AI को इनकॉर्पोरेट करके ट्रेन किया जा रहा है यंगस्टर्स को। अच्छा, मैं इस पर एक आपको इंटरेस्टिंग छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हम बहुत सालों से, पिछले 25-30 साल से
टेक्निकल ट्रेनिंग करा रहे थे और ट्रेनिंग भी कराते थे, बट टेक्निकल ट्रेनिंग में वेल्डर और मोटर मैकेनिक और सिलाई कढ़ाई और वगैरह वगैरह। सही सही। और हम बड़े खुश होते थे कि उसकी माहाना इनकम 30,000 40,000 हो गई। एक दिन मुझे एक दोस्त हैं, फेडरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा यार तुम ये क्या कर रहे हो, लोगों को 30,000 40,000 ही बढ़ाओगे, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं काम करते कि जिससे उसकी 2 लाख तनख्वाह बढ़ जाए या इनकम बढ़ जाए। मैंने कहा ये क्या करें, तो उसने कहा ये आईटी जो है इतना बड़ा फील्ड है, इसमें आप जाएं। और फिर हमने पिछले 4-5 सालों से आईटी में बहुत एफर्ट शुरू की और हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स में आप खाली ट्रेनिंग नहीं कराते, आप उनको एंटरप्रेन्योरल स्किल भी सिखाते हैं, आप उनको बिजनेस सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और इस तरह की चीज़ें भी सिखाते हैं, मगर साथ साथ उनकी कॉन्फिडेंस और ये भी सिखाते हैं। जब से वो काम शुरू किया है तो अब हम लोगों से पूछते हैं तो किसी की इनकम लाख, किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख बढ़ रही है। तो हम अब वो रेडी वाला बनाने की बजाय एक ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं जो कल को आप कहें ना 5 साल या 4 साल बाद कार खरीद लेगा, तो आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी सोसाइटी में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जितना भी, हम साल के को 25-30 हज़ार लोग ट्रेन कर रहे हैं। सही। अब 30,000 वैसे कहने में बहुत बड़ा नंबर है, मगर पाकिस्तान का साइज पॉपुलेशन सोचें तो ये कुछ भी नहीं है। सही बात है। और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो एक और इशू है जो मैं फील करता हूँ, मैंने पहले सरकार में भी मुलाजमत काफ़ी साल की, जो मैं ये देखा है कि सरकारी इदारों की क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है ना वो वेरी करती है। यानी कुछ इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ का काम इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो जो बच्चे वहाँ से ट्रेन होते हैं ना वो कुछ काम नहीं कर सकते। सो उनको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है और सारों को बेहतर करें। और एक और काम की ज़रूरत है कि वो बाद में मॉनिटरिंग भी करें कि कितने बच्चे जो थे जो हमसे ट्रेंड होके गए हैं वो अब रोज़गार पे लगे हुए हैं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पे लगे हैं। सो ये एक जो आपका क्वेश्चन है, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ और भी एरियाज़ हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने एक चंद साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था, विमेन लीडरशिप प्रोग्राम। उसमें मैंने एक चैलेंज किया डोनर को कि मैंने कहा जी मैं चाहता हूं कि हम सब, अब से 15-20 साल पहले आपको याद होगा कि आप लोग तो छोटे हैं, याद नहीं होगा, बट एक टर्म यूज़ की जाती थी कि हम लेडीज़ को कैसे ऊपर लाएं, लड़कियों को ऊपर कैसे लाएं पोजीशंस में, मैनेजरियल पोजीशन में, क्योंकि है ही नहीं। तो मैं कहता था भाई वो कोई जादू से तो नहीं आएंगी ना, आप उनको ट्रेन करेंगे, उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको मिलेंगी जिनको आप प्रमोट कर सकें। तो खैर हमने डोनर को कन्विंस किया और कन्विंस में शर्त ये थी कि जितनी लड़कियों को मैं ट्रेन करूंगा वो पहले साल में अपनी जॉब में एक पोजीशन ऊपर चली जाएंगी। ज़बरदस्त। तो हमने 25 लड़कियों का बैच लिया पूरे पाकिस्तान से, नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके बलोचिस्तान के आखिर तक की लड़कियां भी थीं और बाकी शहरों की भी थीं, और बड़ा कम्पिटिटिव तरीके से ली। उनमें कुछ लड़की थी जो ना उर्दू बोल सकती थी ना इंग्लिश बोल सकती थी, बीए पास थी, उनको बोलना नहीं आता था, कंप्यूटर नहीं आता था आप ये, और वो अर्ली मिड करियर की लड़कियां थी। सही। उनको लेके हमने ट्रेन किया 1 साल, और वो उसमें मिक्स थी, क्लासरूम ट्रेनिंग और ऑफ यानी क्लासरूम यानी फेस टू फेस ट्रेनिंग भी थी, और उस ज़माने में ऑनलाइन नहीं थी तो उसमें दूसरे तरीके से हम करते थे, ईमेल्स के ज़रिए। आप यकीन करें कि 25 में से 25 लड़कियां 1 साल के अंदर प्रमोट हो गई। मगर खाली ये नहीं, हमने वो 4 साल प्रोग्राम चलाया, 101 लड़कियां ट्रेन की, उनमें से 100 लड़कियां प्रमोट हो गई। अच्छा। 1 साल के अंदर। जो एक रह गई ना, वो बड़ी यानी शर्मिंदा हुई कि मैं कैसे रह गई, मैं प्रमोट नहीं। तो उसने अपने इदारे के सरबराह को एक ईमेल भेजी और कहा कि जी मैं आपको चैलेंज करती हूं कि मुझे आप बताएं कि मैं क्यों प्रमोट नहीं हूं। अब उसके सरबराह को मैं जानता हूं और उसने मुझे खुद किस्सा सुनाया, और वो बड़ा सख्त सरबराह यानी स्ट्रिक्ट बंदा। उसने कहा लड़की को बुलाओ जी। वो लड़की किसी साउथ पंजाब में कहीं दूर पोस्टेड थी, ठीक है। उसको बुलाया और जो मैनेजर था जो एवेल्युएशन वगैरह करते हैं HR के और मॉनिटरिंग के, उसको कहा इस लड़की का एक हफ्ता इम्तिहान लें, उसके बाद मुझे बताएं। उन्होंने उसके टेस्ट डिफरेंट किए, उसके इंटरव्यूज़ किए, आखिर में कहते हैं ये तो परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, एंड शी गॉट प्रमोटेड। तो अब वो लड़कियों से आप कभी मिले ना, तो मुझे बहुत जगहों पे
बड़ी सीनियर पोजीशंस पे इन 15 सालों में वो लड़कियां मिलती हैं। कोई बाहर मुल्क में मिल जाती है, एयरपोर्ट पे मुझे मिल गई कि जी मैं यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स में जॉब कर रही हूँ और मैं वहाँ पे ब्रसल्स में मेरी पोजीशन है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक में है, कोई वर्ल्ड बैंक में, और वो कमाल की थी। बट पॉइंट ये कि आप इन्वेस्ट तो करें ना। अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो जादू से तो कोई लोग चीज़ें नहीं होती ना। सही बात है। तो इसी तरह आई फील के इसमें डोनर्स का भी ज़रूरत है, बट मैं समझता हूँ हमारा अपने मुल्क में बहुत रिसोर्सेज हैं। हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर वो लें तो आई बिलीव इस मुल्क में कमाल के लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पोटेंशियल भी बहुत है, बस बहुत टैप करना है पोटेंशियल है। आपने। अल्लाह ताला ने बहुत स्मार्ट हम लोगों को अकल दी हुई है। आप देखें जुगाड़ में हम कितने एक्सपर्ट हैं। हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना जुगाड़ी, बट आप फैक्ट करें ये स्मार्टनेस की निशानी है। ये नहीं है कि बेवकूफ़ आदमी जुगाड़ कर सकता है, तो स्मार्टनेस है। मैं अमेरिका में पढ़ता था जी, तो मुझे किसी रिश्तेदार ने कहा कि जी वो न्यूयॉर्क के जो सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है उससे अपॉइंटमेंट दिलवा दें, हमने उसके लिए जाना है। तो मैंने जब मालूमात किया तो वो पाकिस्तानी निकला और उसने कहा मैं हर साल पाकिस्तान 1 महीने में आता हूँ, तो उनको कहें मैं वहीं आपसे लाहौर में मिलूंगा। और जब मैं इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर की तो आई फाउंड आउट सो मेनी पाकिस्तानी टॉप पोजीशंस, डूइंग मार्वेलस थिंग्स। तो आपको ये लोग मिलेंगे और कमाल के लोग हैं, बहुत यानी हार्ड वर्किंग भी है। पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा जॉब कल्चरल इफेक्ट हो जाता है, बहुत जगहों पे बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में टफ है मगर काम भी करते हैं। थोड़ा सा हमें जॉब कल्चर ठीक कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कमाल, मतलब मैं तो यंगस्टर से काम करता हूँ। सारा की आप एग्जांपल लें, मैं उसका नाम मैंने जिन रखा हुआ है। एंड मैं दुबई में वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हो रही थी, उसके इलेक्शन के लिए खड़ा था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप जितने भी वोटर्स हैं 12,000 ऑर्गेनाइजेशन में से 1100 वोटर्स हैं, तो उन सब की लिस्ट मंगा लें ताकि उनको हम कन्विंस करें। तो मैंने उसको रात को, मेरी पाकिस्तान के रात के 6-7 बज रहे थे शाम के, तो मैंने उसको मैसेज भेजा कि यार मुझे ये लिस्ट चाहिए, तुम जितनी जल्दी कर सको। आप यकीन करें उसने सारी रात लगा के सुबह मुझे वो लिस्ट भेज दी। वो सारे लोग हैरान हो गए, दूसरे मुल्कों के, चाइना के, जॉर्डन के, जो मेरे कलीग्स साथ थे कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा हमने जिन रखा हुआ है। एंड शी इज़ अ यंग गर्ल, आप देखें कि वो बहुत यंग एज की, और ये अकेली नहीं है, इस तरह के बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं दे आर सो स्मार्ट, सो यानी एक उनको मालूम भी है कि किस तरह चीज़ें करनी है। मतलब वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं और उनको हार्ड वर्क का भी पता है जी। सिर्फ दिल लगाने की बात है। हम जेन जी की बात करते हैं, जेन जी को भी थोड़ा सा वो मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक देयर इज सो मच पोटेंशियल, सो मच टू डू। इस मुल्क में बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। लेकिन जेन जी के साथ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है मिलेनियल्स के लिए, हो गया, क्योंकि बिकॉज देखें पहले का जो एक वर्क कल्चर था जिसके यूज टू हुई भी है हमारी जनरेशन के, चलिए ठीक है 9 to 5 नहीं सिर्फ है, वो 9 to 7 भी हो सकती है, 9 to 8 भी हो सकती है, और सैटरडे संडेज ऑफ नहीं। ये एक, मैं इसको टॉक्सिक कहूँगी क्योंकि आपका एक राइट है, अगर रेगुलर बेसिस पे ये हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली एक टॉक्सिक कल्चर हो जाता है। बट कभी कभी अगर होता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि जिस जगह पे आप काम करें आप ओवर टाइम दे देते हैं, क्योंकि आपका वो टास्क है, आपकी एक ओनरशिप होती है उस इदारे के साथ। बट जेन जी का एक थोड़ा सा ये मसला है कि वो कहते हैं नो मैटर व्हाट 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे एंड दैट्स इट। उसके अलावा किसी किस्म की कॉपरेशन जो बेसिकली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया जा रहा होता। सो क्या ये भी एक वजह है, एक चैलेंज है आज के दौर का? जी बिल्कुल सही है। मैं 100% आपने जो बताया ना, मैं 100% एग्री। मेजॉरिटी जेन जी में जो है ना, वो उसके पीछे मैं वैसे बहुत लोगों से बात की, आई वी रियलाइज्ड कि उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जो जेन जी के पेरेंट्स थे ना, उन्होंने उनको बहुत पैम्पर किया। यानी हमारे वालिदैन जब हम कोई गलत करते थे तो पल गए बस, एक आध लग जाती थी, डांट भी हो जाती थी, ज्यादा लग जाती थी। जेन जी के साथ जो हुआ ना, वो ग्लोबली ये हुआ कि पेरेंट्स बड़े सॉफ्ट हो गए और उन्होंने उनको पैम्पर किया, और वो ये सीखना भूल गए कि सख्ती भी होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि रोज़ नहीं होना चाहिए, रोज़ वीकेंड्स भी नहीं ख़राब होने चाहिए, बट वंस इन अ वाइल आप तो एक आध महीने बाद कोई एक दिन उनको कह देंगे यार इस वीकेंड पे थोड़ा सा जोर लगा लो, तो वो नहीं मानेंगे। ये चीज़, ये वर्क कल्चर की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है, इदारे लोगों पे चलते हैं ना। सही बात है। और स्पेशली एट टाइम्स जब इकोनॉमी भी थोड़ी सी अंडर प्रेशर हो,
तो आप इदारों कभी को कभी थोड़ा जरूरत एक्स्ट्रा हो मेहनत जाती करें। है। जी एग्जैक्टली, पर कभी-कभी कभी-कभी, बट हाँ। कभी-कभी आई फुली एग्री। आप यकीन कीजिए, हमने अपने इदारे में ये बनाया हुआ है कि 4:30 हम 8:30 से 4:30 करते हैं, 9 to 5 की जगह, ट्रैफिक की वजह से। सही। तो हम कहते हैं जी 4:30 बजे के 10 मिनट बाद गाड़ी खड़ी होगी, आपको वैने जो है ना वो ड्रॉप करेंगी, तो यू कैन नॉट स्टे इन ऑफिस। बट वंस इन अ वाइल किसी भी टीम में वो 2 बंदे कहते हैं जी आज हम 2 घंटे एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि कोई काम है जो कि मुकम्मल नहीं हुआ, वो एग्जैक्टली तो वो वंस इन अ वाइल, महीने में 1 आध दफ़ा 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरह वीकेंड्स भी 99% वीकेंड्स हमारे ऑफ होते हैं, बट वंस इन अ वाइल हो सकता है। तो वो जेन जी को थोड़ा सा इसमें मेरा ये ख्याल है कि ग्रूमिंग की ज़रूरत है। और हमारा जो एजुकेशन का जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उस पर भी थोड़ा री थिंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भी नोटिस करेंगे कि जो हम शुरू से पढ़ते हुए आते हैं उसमें से 80% चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ। तो हमें ये नहीं सिखाया जाता नेगोशिएट करना कैसा है, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पब्लिक डीलिंग कैसी करनी है, सफाई का ख्याल करना है। जिस तरह एशिया में बहुत सारे ममालिक इस पर बहुत एम्फोसिस करते हैं, जापान जैसी सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। अब तो चाइना भी, थाईलैंड भी जाएँ आप, इस पर बहुत एम्फोसिस है। हम स्कूल भी रन करते हैं जी, गरीब बच्चों की जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल, वी फॉलो द गवर्नमेंट कोर्स, मगर एक स्पेशल कोर्स बनाया, उसका नाम था अंग्रेजी में ईस्टर्न कल्चर और उर्दू में उसकी तहजीब व तमद्दन का नाम रख के हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि सफाई का ख्याल रखना, बड़ों की इज्जत करना, लाइन बना के करना। आपने देखा होगा शादी ब्याह में अच्छे खासे सूट पहन के लोग लाइन ब्रेक करके खाने की मेज पे घुस जाते हैं, यू फील सो स्ट्रेंज। सड़कों पे हम लोग सीधी एक लाइन बनी है, जहाँ से 2 गाड़ियाँ आके सारी रोड ब्लॉक कर देंगे। दिस हैज टू बी डन एट अ स्कूल लेवल कि बच्चों को ये चीज़ें सिखा दिया जाए, सिविल सेंस। तो हम देखें कि जिन मुल्कों ने तरक्की की वो शुरू से ऐसे नहीं थे। सही बात है। वो आज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आप यकीन कीजिए, मैं 20 साल पहले चाइना में फ़र्स्ट टाइम ट्रेनिंग कराने गया, तो उनके हर प्रोविंस से एक बंदा हुकूमत ने सेलेक्ट किया। तो 28 उस वक़्त प्रोविंस थे, 28 सरकारी अफसरों को लाए और मुझसे कहा इनको ट्रेनिंग कराएं। जब मैंने ट्रेनिंग कराई, ये सन 2000 का या 2001 का टाइम है, जब मैंने ट्रेनिंग करा ली 15 दिन की, तो पूरी क्लास तैयार थी कि हम पाकिस्तान हमें साथ ले जाएं। तो मैंने कहा तुम क्यों जाना चाहते हो? कहते जी यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और आपसे मिलने के बाद हमें एहसास हुआ है कि पाकिस्तान तो कोई बहुत डेवलप मुल्क है, तो आप हमें वहाँ ले जाएं, हमें वहाँ जॉब शॉप मिल जाएगी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया कि तुम अभी रह जाओ, मुझे जाने दो, बाद में देखेंगे। बट आज आप जाएं तो चाइना हमसे कहाँ आगे बढ़ गया। और मेरा जो वहाँ पे 2 इंटरप्रेटर थे, एक लड़का था एक लड़की। लड़का जो था वो दोनों इंग्लिश के स्टूडेंट थे, और वो मेरे साथ इसलिए थे कि वो कहते थे कि हम आपसे अंग्रेज़ी बात करके तो जरा फ्लुएंसी आ जाएगी। सही। वो जो लड़का था बाद में वो उनकी फॉरेन ऑफिस में चला गया, और उसने मुझे कैलिफोर्निया से एक दफ़ा मेल की कि जी मुझे आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ कैलिफोर्निया में उनके फॉरेन ऑफिस में। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब अगर हम भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो अमेजिंग रिजल्ट्स इजीली डू दैट एक्चुअली। जी सर, लास्ट में और चीज़ भी, अर्बन माइग्रेशन का भी ज़रा पाकिस्तान बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लोग देही इलाकों से कोशिश करते हैं कि शहरों की तरफ आएँ। हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं कि वहीं पे फैसिलिटीज़, वहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, कि हमारा वो एग्रीकल्चरल एक साइड है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और एट द सेम टाइम वो जो एक रीज़न ऑफ माइग्रेशन होती है वो हम कम कर सकें। और कितना ज़रूरी है ये? बिल्कुल ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शहरों पे लोड बहुत बढ़ा है, और हमारे यहाँ एक आध शहरों का क्राइम भी, और शहरों में जो इन्फ्लेशन है वो। अब आप ये देखिए कि खाली पूरे पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम ऑफिशियली कहते हैं 1.9 है या इस तरह। इस्लामाबाद की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना वो 10 से 15% है। उसकी वजह ये कि बाकी शहरों से लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह कार की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने सड़कों पे देखा है, अगर आप पिछले 8-10 सालों में देखें तो ट्रैफिक जो है वो बहुत चेंज हो गई है। मुझसे बाहर मुल्क में पूछते थे आपके यहाँ ट्रैफिक जैम कैसा है, मैंने कहा हाँ यार ये 15 साल पहले की बात है। तो मैं कहता था हाँ यार 4-5 गाड़ियाँ हो जाएं तो हम कहते हैं कि यार ट्रैफिक जैम हो गई है। तो आज तो आप किसी भी चौक पे आ जाएं जहाँ रेड लाइट है तो वहाँ ढेरों गाड़ियाँ होती। सो अर्बन जो माइग्रेशन है उसका ये इफेक्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वहाँ पे रिसोर्सेज क्रिएट करें, वहाँ लेजर एक्टिविटीज़ क्रिएट करें, ताकि जो यंग लोग या सीनियर लोग उनको मेडिकल फैसिलिटी बेहतर वहाँ मिलें। तो उनको फिर क्या ज़रूरत है शहर में आके, देखें वो कोई
अच्छी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं गुजारते। मेजॉरिटी जो रूरल एरिया से आते हैं वो बहुत छोटे छोटे घरों में, और जबकि गांव में वो खुली जगह होती ना, वो बहुत ही खुली जगह से, खुले घरों से, बरामदे वाले घरों से यहाँ पे अपार्टमेंट्स में या कमरों में जब बहुत सिर्फ ये कि उनकी पैसों के में उनके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, मगर लाइफ तो बहुत उनकी टफ हो जाती है। तो अगर हम इस पे थोड़ा फोकस करें, आई ऑलवेज बिलीव कि जी ये अकेला हुकूमत का काम नहीं होता, इसमें मिल के होता है। हमारे यहाँ जो मैं वीकनेस समझता हूँ हुकूमत के लेवल पे, वो ये समझते हैं सारा काम हम खुद कर सकते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट गुड पीपल, गुड ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर आपके साथ करें काम, एंड यू कैन डू वंडर्स। बिलीव, यानी मैंने तो होते देखा है जी। मैं चूंकि इस फील्ड में रूरल डेवलपमेंट में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, आई हैव सीन वंडर्स। जब कम्युनिटीज, हुकूमत और इदारे मिलकर करते हैं तो यू कैन क्रिएट एनवायरनमेंट जो कि आपको शहर जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा जरूरी है कि मिलकर काम कीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो, सिनर्जी इंपॉर्टेंट है, और अब तो हो भी रही है कोलैबोरेशंस, काफी हद तक कम है जी, उसका मजीद होने चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और हमें जरा थोड़ा सा ना, चूंकि अब हम बहुत पीछे रह गए, तो आप यूं समझें कि वॉर फुटिंग पे जाना चाहिए। बहुत तेजी के साथ आगे चलना पड़ेगा, वरना तो एरियाज में हमें सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें वॉर फुटिंग पे जाना चाहिए, ताकि ये नहीं हो सकता कि हम कहें जी मैं और आप अमीर हो गए, हम ठीक है। जब तक पूरी कम्युनिटी ने ऊपर जाना आगे जाएगी, वरना तो काम खराब रहेगा। अमीर अमीर तर होता जाएगा, गरीब गरीब तर होता जाएगा, और मिडिल क्लास जो बेसिकली है ना, वो तबका वैसे ही हम देख रहे हैं कि वो कितना कम हो चुका है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्लास है, एक डिफरेंसेस को हमें ख़त्म करना है मिलके, ये ज़रूरी चीज़ है। सिनर्जी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम खुद भी काम करना है, ये ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है, फ्रीलांसिंग है, अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, आपने उनको टैप करना है, आगे बढ़ना है। एट द सेम टाइम यस, हुकूमती लेवल पे भी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, कोलैबोरेशंस हमारे सामने है, बट यस काम मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए, सिर्फ एक मुनाफा ना देखें, क्योंकि मुनाफा सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होता। आपके मुल्क के नौजवान अगर आगे जा रहे हैं तो वो भी एक मुनाफा है। तो इस चीज़ को समझना कि प्रॉफिट असल में क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ, इससे पहले कि आपसे हम इजाज़त लें, एक छोटी सी बात हम और कर लेते हैं। बुनियान मरसूस यानी मार्का हक की बात हमें करनी है, हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपने अपने अंदाज से, अगर कोई पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई आर्ट वर्क करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू दैट, और वो शेयर करें हमसे। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त हम फ्लैश भी करें स्क्रीन पर, अपना काम शेयर करें, जो कि हम अपने इस ट्रांसमिशन में आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।